हेलो हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आ जाओ सारे के सारे, जल्दी पहुंचो क्लास में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री श्याम सर जी, जय श्री श्याम। इंसानाज, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। राम राम सर जी, विनीता, राम सिंह, पुष्कर वर्मा, शाहपुरा वाले, तारा, अमित तिवारी, आ जाओ जल्दी जल्दी पहुंचो बेटा क्लास में। राधे राधे, राधे राधे, गुड इवनिंग, जय हिंद सर जी, जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। आज पढ़ेंगे चौहान राजवंशों के बारे में, ठीक है ना? मेरी आवाज, ऑडियो वीडियो सब ओके है ना? एक बार बता देना मेरे को, क्या हमारी आवाज सही है क्या मेरे बच्चों? जय भीम सर जी, किया हो थे? जय भीम किरणा, मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, आप बताओ। माया मैम और मेरे गुरुजी को प्रणाम। अर्जुन मुंद्रा, प्रणाम बेटा, प्रणाम। आ गए सारे, शाबाश। आवाज गुरुजी खर खर करे, आवाज खर खर किया करे। हेलो। अब देखो, हाँ ऐसे बता दिया करो बेटा, कोई आवाज में दिक्कत वगैरह हो ना, बता दिया करो मेरे लाडलो। राधे राधे गुरुदेव, राधे राधे बेटा। राम राम सर जी, राम राम, राधे राधे। नहीं कृष्णा, ओके चल रहा है, यहाँ से तो सब ओके है। हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू आ जाए बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है ना कृष्णा। चलो, आज पढ़ेंगे मेरे बच्चों चौहान राजवंश। कब के आप कर रहे थे गुरुजी? सिलेबस कब होगा गुरुजी? हमारा सिलेबस कब होगा, है ना? चौहान राजवंश, कौन सा राजवंश पढ़ेंगे मेरे बच्चों? चौहान राजवंश के बारे में। और अच्छा खासा प्रश्न मेरे बच्चों यहां से भी आ सकता है, चौहान राजवंश से संबंधित, ठीक है ना? राजस्थान के अंदर एक राजवंश जुड़ा हुआ है लाडलो, वो है आपके चौहान राजवंश, ठीक है? जय श्री श्याम गुरुजी, जय श्री श्याम बेटा। गज सिंह बता दो ना गुरुजी, गज सिंह के बारे में तो कोई खास बातें थी नहीं बेटा, अब गज सिंह कहां से आ गया? अर्जुन मुंद्रा, तू एक काम करना मेरे लाडले, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज डाल देना, ठीक है? मैं गज सिंह बता दूंगा, जिसको दलथम्मन की उपाधि प्रदान थी, उसके लड़कों के बारे में वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तेरे पास में, ठीक है? अर्जुन मुंद्रा तू वहां कर लेना बेटा, यहां समय खराब होगा, इससे फायदा नहीं, ठीक है मेरे लाडले? चलो, आज पढ़ेंगे मेरे बच्चों चौहान राजवंश के बारे में। किसके बारे में? चौहान राजवंश के बारे में। थोड़ी सी बेटा इनके उत्पत्ति के बारे में ध्यान में रख, थोड़ी सी बातें समझा देता हूं, बाकी कुछ नहीं लिखना, सारी आज मैं पीडीएफ आपके लिए टाइप करवा रखी है मेन, ठीक है? ये सारी की सारी, तो इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। कहते हैं गुरु वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था बेटा, उसमें 4 राजपूत जातियां पैदा की थी, ठीक है ना? कितनी राजपूत जातियां पैदा की थी? 4 राजपूत जातियां पैदा की थी। अग्नि से पैदा हुए, कोई अग्नि से पैदा हो सकता है क्या? 4 राजपूत जातियां पैदा की। अब क्वेश्चन तो यही आता है गुरुजी, राजपूत ही पैदा क्यों हुए? 4 राजपूत जातियां पैदा की, किससे हुई थी? अग्नि से। किससे पैदा हुई बच्चों? अग्नि से पैदा हुई थी। क्या गुरुजी अग्नि से कोई पैदा हो सकता है? अग्नि बड़े भलाई बेटा, पैदा होने का तो चांस है कोई नहीं, ठीक है? कौन सी पैदा हुई थी जातियां, वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। मैं आपको याद रखा दूं, जैसे कि 2 पै पै वाली, 2 कैसे याद रखोगे? 2 तो याद रखेंगे गुरुजी पै पै वाली, और 2 याद रखेंगे मेरे लाडलो चै चै वाली, याद रह जाएगी ना? गुरु वशिष्ठ ने प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार लिखा गया है कि गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू में यज्ञ किया और 4 राजपूत योद्धा पैदा किए। गुरुजी राजपूत ही क्यों पैदा किए? कोई लेना देना नहीं था बेटा राजपूतों से। राजपूत किसको कहा जाता था? राजपूत मेरे बच्चों कोई जाति विशेष नहीं था, राजपूत उस क्षत्रिय बहादुर को कहा जाता था जो बहन बेटियों की रक्षा रक्षा करता था। राजपूत उसको कहा जाता था जो गायों की रक्षा किया करता था। राजपूत उसको कहा जाता था जो अपनी जनता का हितैषी होता था। राजपूत इस उसको कहा जाता था जो गायों के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, महिलाओं की रक्षा करते वक्त प्राण दांव पे लगा दे, उसको ही क्या कहा जाता था? राजपूत। अब 4 राजपूत योद्धा पैदा किए, कौन कौन से हो गए गुरुजी? तो आप याद रखना मेरे बच्चों,
परमार, प्रतिहार, चालुक्य। चालुक्यों को सोलंकी भी बोलते हैं, चालुक्यों को क्या बोलते हैं? सोलंकी भी बोलते हैं, ठीक है। और चौहान। पहले 3 लड़के पैदा किए, इनसे कोई काम नहीं बना, तो फिर गुरु विष्णु ने चौथा लड़का आ लो, और इसने फिर बहादुरी दिखाई। ऐसा कुछ नहीं था बेटा। कहते हैं जब बौद्धिज्म और जैनिज्म आए थे और उन्होंने शांति का संदेश दिया था, भाई युद्ध लड़ाई झगड़े अपने को नहीं करने, जब ये रोका गया था ना, तो उस समय इस भारत नामक देश पर आक्रांतों ने खूब लूटपाट करनी शुरू कर दी थी। तब कहते हैं गुरु वशिष्ठ ने हो सकता है कि ये तर्क दिया हो कि अब हमें हथियार उठा लेने चाहिए, ठीक है। अगर हथियार नहीं उठाए तो हम गुलामी वापस जाएंगे। तो हमने कोई भी काम करते हैं तो बेटा अग्नि को साक्षी मानते हैं। किसको साक्षी मानते हैं? अग्नि को साक्षी मानते हैं, ठीक है। और अग्नि को साक्षी मानते हुए 4 योद्धा अपने पास में बिठाए होंगे, वो अग्निकुंड है। हालांकि माउंट आबू बना हुआ है अग्निकुंड, हो सकता है उस समय को राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहे हो, यज्ञ में विघ्न डालते हो, तो उस समय भी ये घटना घटित हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि अग्निकुंड से 4 योद्धा पैदा हो। आग में बड़े बुलाई, ठीक है। आग से कोई बच्चा कैसे पैदा हो सकता है यार, है ना? तो आग से कोई भी पैदा नहीं हो सकता। लेकिन पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर लिखा गया है, राजस्थान के राजपुताने के अबुल फजल मोहनोत नेणसी ने, इसके अलावा राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्र ने इन बातों के तर्क को सहमति दी है बेटा, ठीक है। हाँ, क्रम सही है बेटा। परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, इनको याद रख लेना। वैसे प्रतिहार पहले आएगा, फिर आएगा परमार आपके, ठीक है। यानी प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चालुक्यों को सोलंकी बोलते हैं, चौहान, ठीक है। शांति। चलो अब देखो ये सारी बातें लिखी हुई है बेटा। मेरु तुंग के ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि के अनुसार, किसके अनुसार? प्रबंध चिंतामणि के अनुसार गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू में यज्ञ किया था और कितने योद्धा पैदा किए? देखो क्रम से है बेटा, परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, ठीक है। अब अग्निकुंड सिद्धांत मानेगा कौन? एक तो मानेगा पृथ्वीराज रासो। टिन्नू ये क्लास मेरी लाडली चौहान राजवंश की है, ठीक है। लक्की बंजारे के बारे में यहां ने पिछोला झील करवाई थी, उसमें मैंने बातें बताई थी, ठीक है। फिर बता दूंगा बेटा। अब इस क्लास में जो टॉपिक जुड़ा हुआ होता है ना, उससे पूछते हैं तो मजा आता है बेटा। उससे अलग हट करके अपने कोई और राग विलाप करते हैं, वो सेट नहीं बैठता, ठीक है। वो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं वहां पर तेरे को भी वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ठीक है। इस क्लास में ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए बेटा। हाँ, लास्ट में आप बात ठीक लिखे टिन्नू सर, लक्की बंजारे के बारे में बताना प्लीज लास्ट में। देखो अग्निकुंड सिद्धांत किसने माना है? पृथ्वीराज रासो ने। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसका है? गुरुजी चंद्र बरदाई का। उसमें लिखा गया है कि गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू में यज्ञ किया था और राजपूत योद्धा पैदा किए थे। किसका समर्थन किया? प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ का। राजस्थान का राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण, इसने भी इस चीज को समर्थन किया है। राजपुताने का अबुल फजल, और राजपुताने का अबुल फजल पूछ ले तो कौन था बेटा? मोहनोत नेणसी ने भी इस चीज का समर्थन किया है। अग्निकुंड सिद्धांत पृथ्वीराज रासो, मोहनोत नेणसी, सूर्यमल मिश्रण। आप सीधे से याद रख सकते हो, जो विदेशी होगा वो विदेशी मानेगा। कर्नल टोड क्या मानेगा? गुरुजी विदेशी है तो विदेशी मानेगा। बै बिजोलिया शिलालेख में बै ब्राह्मण वंशीय कहा गया है, वत्स गोत्र वंशीय या ब्राह्मण वंशीय लिखा गया है। ये देखो सूर्यवंशी आपसे पूछ ले तो जिस नाम के पीछे यह है वो कहेगा सूर्यवंशी। जिस नाम के पीछे मेरे लाडलो यह है वो कहेगा सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, दोनों क्या कहेंगे? सूर्यवंशी। इसके अलावा और ग्रंथ याद रखना चाहो तो बेदला शिलालेख हो गया, आपके सुरजन चरित्र का ग्रंथ हो गया। ये देखो पृथ्वीराज विजय किसका है? जय छुपा हुआ है जयानक का, जिसमें चौहान तृतीय के युद्धों का वर्णन नहीं मिलता, त्राइन के युद्ध का। हमीर महाकाव्य किसका है? गुरुजी नयन चंद्र सूरी का। हमीर रासो जोधरा सारंगधर का। सुरजन चरित्र चंद्रशेखर का। बेदला शिलालेख गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये सारे क्या मानेंगे? सूर्यवंशी। ये देखो मैंने लिखा है ये जिस नाम के पीछे मेरे बच्चों यह होगा वो क्या मानेगा? सूर्यवंशी। क्या मानेगा? सूर्यवंशी।
गुरुजी सर आपकी क्लास अभी रुक गई, कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे क्लास चल रही है क्या, बताओ रे मेरे को। यहां से तो चल रही है। एक बार कमेंट करो बेटा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना मेरी क्लास चल रही है क्या या रुकी हुई है। जल्दी जल्दी फटाफट फटफट 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 अंगुलियां फोन पे चलाओ, जल्दी जल्दी बता दो वैसे 1 मिनट में। क्या मेरी आवाज ऑडियो वीडियो मैं थान दिखूं के, जल्दी बताना। एक ही बच्ची कृष्णा प्रजापति, आपका ही मैसेज आ रखा है और तो किसी का नहीं आया ना यार। सही चल रही है बेटा, ये देख सारे बच्चों के में से प्रॉपर चल रही है, प्रॉपर सही 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 चल रही है, सही चल रही है। कृष्णा फोन में कोई दिक्कत होगी बेटा, रिफ्रेश कर ले उसको। ठीक है बेटा, ठीक है, वापस पढ़ना शुरू कर दो आप। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो कितने नए नाम से मैसेज आए हैं, देख लो, ये होते बच्चे पढ़ने वाले। वेरी गुड बेटा। मैंने उस दिन बोला था ना लास्ट में मैसेज आता है थैंक्स सर थैंक्स सर, तो बहुत ज्यादा बच्चों के मैसेज आते हैं लास्ट में थैंक्स सर, है ना, जिनके नाम भी मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ। चलो ठीक है बेटा, अब सही चल रही है। चलो ब्राह्मण वंशीय पूछ ले, तो मैंने कहा था ना गोत्र ब्राह्मण वंशीय पूछ ले। बै बिजोलिया शिलालेख में बै ब्राह्मण वंशीय की जानकारी मिलती है। बै बिजोलिया शिलालेख में बै ब्राह्मण वंशीय की जानकारी मिलती है। अब जो पंडित जी होगा वो पंडित बताएगा दोनों नाम के पीछे क्या है। इस नाम के भी पीछे बेटा क्या लगा हुआ है, शर्मा। इस नाम के पीछे भी क्या लगा हुआ है, शर्मा। तो शर्मा जी क्या कहेंगे, अरे शर्मा जी कहेंगे मेरे लाडलो, क्या कहेंगे गुरुजी, पांडे जी थे। क्या कहेंगे, ठीक है गुरुजी। दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा ये दोनों क्या मानते हैं बेटा, ब्राह्मण वंशीय मानते हैं। बै बिजोलिया शिलालेख में बै ब्राह्मण वंशीय की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये बात है टीनू चौधरी, क्या बात है, क्या बात है, हैं? ऐसे चलो बिजोलिया शिलालेख, दशरथ शर्मा की पुस्तक। दशरथ शर्मा की पुस्तक का नाम याद रखना, अर्ली चौहान डायनेस्टीज, अर्ली चौहान डायनेस्टी। विदेशियों की संतान, कर्नल टोड ने कहा है कि मान लेते हैं ब्राह्मण वंशीय थे लेकिन थे ये विदेशी, सक्सीथियन हुणों की संतान थे। उन्होंने कहा सक्सीथियन थे ना, वो शराब पीते थे, तो कर्नल टोड को समझाया था गौरी शंकर राजचंद ओझा ने कि कैसे मान लिया रे आपने, हमारे सती प्रथा यहाँ पर थी, हमारे यहाँ पर दारूड़िये सारे के सारे हमारे थे यहाँ पर, है ना। हमारा तो वो ऋग्वेद में कौन सा है, सोमेध है क्या, 9वां मंडल, पूरे के अंदर दारू ही दारू है, मुंज पर्वत वाला। कर्नल टोड विदेशी था, वो क्या मानेगा, विदेशी। सक्सीथियन हुणों की संतान बताया। समर्थन किसने किया, सह समर्थन समिति ने, कनिंघम ने, भंडारकर ने। कुषाणों की संतान किसने माना है, कनिंघम ने। कल मैंने करवाया था आपको गुर्जर प्रत्यार, उसमें बताया था कनिंघम ने क्या माना है, कुषाण वंशी। वापस देखो, जिस नाम के पीछे मेरे बच्चों ये सूर्य वंशी, बै बिजोलिया शिलालेख बै ब्राह्मण वंशी। जो पांडे जी होगा, पंडित होगा, शर्मा जी होंगे, वो शर्मा ही बताए, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के बारे में पूछ ले तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ कौन सा बताएगा। पृथ्वीराज रासो मोहनोत्तनैन सिंह और राजपूताने के अबुल फजल मोहनोत्तनैन सिंह, राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण क्या मानेंगे, वो मानेंगे गुरुजी आपके अग्निकुंड का सिद्धांत। कै कनिगम कै कुषाणमती। कर्नल टोड विदेशी था, वो क्या मानेगा बेटा, विदेशी सक्सीथियन हुणों की संतान मानेगा। ठीक है गुरुजी। चांद से, है ना, चांद से होता है ना, गानो भी है ना, चांद चढ़ो गिगनारे किरण्या ढले आई आधी रात पिव जी, अब तो घरा पधारे मारूड़ी थारी बिल कैसे जी, बिल कैसे। चांद, एक ईद का चांद होता है बेटा, वो अलग होता है, ठीक है, एक वैसे चांद होता है वो अलग होता है। वही चांद है, कैसे तुलना करो, चंद्रमा से तुलना की गई है। तो हंसी अभिलेख और अचलेश्वर अभिलेख सिरोही वाला, इनके अंदर लिखा गया है कि चौहान जो थे चंद्रवंशी थे। चौहान क्या थे मेरे बच्चों, चंद्रवंशी। भंडारकर ने चौहानों को प्रारंभ में क्या माना है, गुर्जर प्रतिहार के सामंत बताया, कोई नो डाउट बेटा, मैं भी इस चीज का समर्थन करता हूं, भंडारकर ने जिन्होंने किया ही है, क्योंकि मैंने कल बताया था कि राजस्थान के अंदर 8वीं से 10वीं शताब्दी का जो स्टैंडर्ड का काल रहा था, जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों को रोकने का काम किया था, तो किन के अधीन थे बेटा, चौहानों के अधीन थे। सॉरी, चौहान उनके अधीन थे। गुवक प्रथम का उदाहरण दिया था कि नागभट्ट द्वितीय के दरबार में गुवक प्रथम था, उसको वीर राजा की उपाधि दी थी। नागभट्ट द्वितीय वही नागभट्ट द्वितीय जो गंगा में जल समाधि लेता है। अरब आक्रमणकारियों पर पूर्णतः रोक लगाने वाला था नागभट्ट द्वितीय, जिसने जज्जक की बेटी जाबाली के साथ में गुवक का विवाह किया था। तो इसका मतलब भंडारकर का मत बिल्कुल सही है। हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र में चौहानों की जन्मभूमि क्या मानी गई है, पुष्कर।
चौहानों की जन्मभूमि क्या मानी है? पुष्कर मानी है। અહીંયા के गुरुजी माने तो थारा गाना बड़ा याद आई जी कोनी लागणो है, ये बात है। देखो हर्षनाथ अभिलेख में चौहानों की राजधानी अंत तक देखो सीकर में, अंत तक देखो सीकर में अनंतपुर सीकर मानी जाती है। क्या मानी जाती है? अनंतपुर सीकर मानी जाती है। अब आगे बेटा चौहानों की शुरुआत। चौहान गुरुजी बोलते किसको है? चौहान बेटा इस नाम से निकला है। कौन से नाम से निकला है बेटा? चाहमान से। चाह से बनता है चाय बना के लिया गुरुजी, वो नहीं है। हाँ बिल्कुल सरिता खज जाति बताया था गुरुजी, बिल्कुल बताया था। भंडारकर ने समर्थन किया है, विदेशियों की तो समर्थन करेगा बेटा। देखो चा से चा बना के लिया वो नहीं होगा। चा से चाप, चाप का मतलब होता है धनुर, जो धनुर्विद्या में निपुण हो। ऐसे मिलेगा बेटा हरि की उपासना करने वाला, ठीक है ना। एक ही कुल के तो बेटा शांति चार बताए ना, चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, चार योद्धा अलग अलग नाम से पैदा किए थे, ठीक है। और चारों का नाम क्या रखा गया? राजपूत। राजपूत कोई जाति विशेष नहीं है। ऐसे क्या बना बेटा? हरि की उपासना करने वाला, मान आए गए का मान सम्मान करने वाला, ठीक है, आदर सत्कार करने वाला, रिस्पेक्ट करने वाला, और नैतिक नीति में पूरी नीति के अंदर पूरा दक्ष हो, ठीक है, उसको क्या कहा गया था? चाहमान कहा गया था। तो धनुर्विद्या में निपुण, हरि की उपासना करने वाला, आए गए का मान सम्मान रिस्पेक्ट करने वाला, और नीति में दक्ष हो, उसको क्या गया? चाहमान। बाकी कहते सांबर झील थी और सांबर झील के चारों तरफ आकर के बैठे, इस कारण इनका नामकरण भी क्या हो गया था? चाहमान। जांगल प्रदेश है, जांगल प्रदेश का जो पूर्वी भाग है बेटा वो सपाद लक्ष्य है, जहां पर 1.25 लाख लोग इकट्ठे होकर के यहां पर आए थे। शाबाश, बिल्कुल टिन्नू, बिल्कुल सही है। ठीक है, सपाद लक्ष्य के चौहानों की राजधानी पूछ ले, पहले कौन सी थी? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर, धातु नगरी, धातु नगरी नागौर। ठीक है गुरुजी। चौहानों की जन्मभूमि मैंने बता दिया, क्या माना गया था? पुष्कर माना गया। चौहानों को अजमेर के चौहान, सांबर के चौहान, साकंबरी के चौहान, सपाद लक्ष्य के चौहान के नाम से जाना जाता है। सांबर और अजमेर वाला हिस्सा एक ही लेकर के चलना है, ठीक है, अलग अलग लेकर के नहीं चलना। अब आपसे पूछ ले कि चौहानों की कुल देवी कौन सी मानी जाती है, सीधा पूछे तो साकंबरी माता होगी। चौहानों की सीधा पूछ ले देवता कौन सा होगा, तो आप कहो देवी पूछ ले तो साकंबरी माता, साग सब्जियों की देवी, जहां पर देवी यानी तीर्थ स्थल है, ठीक है ना, उसको बोलोगे। अगर आपसे सीकर के चौहानों की कुलदेवी पूछ ले तो सीकर के चौहानों की कुलदेवी जीण माता, कोटा के चौहानों की कुलदेवी बधाड़ा माता, जालोर के सोनगरा चौहान वंश की कुलदेवी तो कौन सी करोगे? कोटा के चौहानों की बधाड़ा माता। जालोर के सोनगरा चौहान वंश की पूछ ले तो आशापुरी माता या महोदरी माता, ठीक है, बड़े पेट वाली देवी। तो ये अलग अलग है बेटा। कुल देवता हर्षनाथ जी सीकर में गण भैरव के रूप में पूजा होती है, जीण माता के भाई थे ये, ठीक है ना, शाबाश। अब आ गया पहला शासक कौन सा हो जाएगा बेटा? वासुदेव चौहान। पहला राजा कौन सा है मेरे बच्चों? वासुदेव चौहान है, ठीक है। कौन सा है लाडलो? वासुदेव चौहान। हाँ बिल्कुल आशापुरा है बेटा, तीनों, ठीक है। वासुदेव चौहान कहते, वासुदेव चौहान ने 551 के अंदर चौहान राजवंश की नींव रख दी थी, सांबर के आसपास वाले भाग। और वहीं पर जब कोई व्यक्ति वहां पर बैठा तो पहले तालाब बनवाता है, कुछ ना कुछ बनवाता ही है, पानी की व्यवस्था तो करेगा ही करेगा। तो वहां पर सबसे पहले झील का निर्माण करवाया था। तो याद रख लेना, चौहान राजवंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक था वासुदेव चौहान, जिसने 551 के अंदर चौहान राजवंश की नींव रखी सांबर झील के चारों तरफ। उसे आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक कहा जाता है। और कहा जाता है कि सांबर झील की नींव भी वासुदेव चौहान ने रखी थी। बिजोलिया शिलालेख में भी वासुदेव चौहान का जिक्र होता है। देखो, सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक माना जाता है। सांबर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। इसके अंदर खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ ये नदियां बेटा जल गिराती है। इसके अंदर रेस्त्रा और केयार, दो तरह से नमक तैयार किया जाता है। हाँ वो आगे पढ़ेंगे, राय पिथौरा गुवक ने मंदिर बनवाया था, शाबाश। सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता के समय बेटा 1170 के अंदर बिजोलिया शिलालेख लिखा गया था,
ठीक है, गुणभद्र सूरी ने लिखा था। उत्कीर्ण किसने किया था? गोविंद ने। जैन श्रावक लोलक निर्माता था। इसी के अंदर विद्यावली नाम मिलता है, इसी के अंदर शाकंभरी नाम मिलता है, इसी के अंदर आपके जाबालीपुर नाम मिलता है, इसी के अंदर अहिछत्रपुर नाम मिलता है। ठीक है, इसी के अंदर सिरीमाल नाम मिलता है, इसी के अंदर भीनमाल नाम मिलता है। ये नाम किस में मिलेंगे आपको? बिजोलिया शिलालेख में। ये देखो, इसके अंदर विजयावली, उत्तमाद्री, अहिछत्रपुर, सिरीमाल, जाबालीपुर, शाकंभरी की जानकारी मिलती है। किसमें? बिजोलिया शिलालेख में। दुर्लभ। अब ये छोटे छोटे राजा है बेटा, एक एक दो दो लाइन के। मैं चाहूंगा बेटा चौहानों में पृथ्वीराज चौहान तृतीय याद रहे न रहे, मैं चाहूंगा अरुणोराज याद रहे न रहे, मैं चाहूंगा विग्रहराज चतुर्थ याद रहे न रहे, लेकिन ये एक एक लाइन के राजा है ना मेरे लाडलो, वहां से प्रश्न उठ सकते हैं, तो इनको मत छोड़ देना रे। ठीक है, सोगल लागी जे ना याद कर तो। ठीक है, ये एक एक लाइन के याद करने हैं। चलो देखो, नागभट्ट द्वितीय ने गुवक प्रथम को कौन सी उपाधि दी थी? वीर राजा की। और इसी ने एक मंदिर बनवाया था, हर्षनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर बनवाया था? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण। यानी गुवक प्रथम से पहले एक याद रखना बेटा, दुर्लभ राज। दुर्लभ राज के समय मुस्लिम आक्रमण हुए थे, लिखा हुआ है ना। दुर्लभ कौन सा राजा था जिसके समय मुस्लिम आक्रमण हुए? तो आप कहोगे दुर्लभ राज के समय। गुवक प्रथम कल पढ़ाया था कि नागभट्ट द्वितीय के दरबार में था, वीर राजा की उपाधि इसके पास में थी, इसी ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। मूल रूप से तो इसका सामंत करवाता है बेटा मंदिर का निर्माण। तीनू अठे ध्यान दे मेरी लाडली कठे, तू पृथ्वीराज चौहान तृतीय लेके बैठी है बेटा, वो आगे पढ़ा दूंगा मेरे बच्चे। अभी जो चीजें ऐसी लगी हुई है तो वहां पहुंच, इन चीजों को पढ़ना। मैंने अभी क्या बोला आपको भाई, इन चीजों पर ध्यान दो एक बार आप, वो आगे आ जाएगी बातें। देखो, नागभट्ट द्वितीय को वीर राजा की उपाधि दी गई थी। अपने गुरु जज्जक की बेटी जाबाली का विवाह गुवक प्रथम से करवाया था। गुवक प्रथम को एक उपाधि थी सबसे अच्छी, हर्षराय की उपाधि। कौन सी उपाधि थी? हर्षराय की उपाधि थी। अब है बेटा एक राजा विग्रहराज द्वितीय, चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित करने वाला। गुजरात का राजा था चालुक्य शासक मूलराज फर्स्ट, उसको पराजित करने वाला चौहान वंश का कौन सा राजा था? गुरुजी विग्रहराज द्वितीय। और यही विग्रहराज द्वितीय था जिसने आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था जालोर में। ठीक है, हर्षनाथ जी का मंदिर कहां पर है? सिक्कर में है बेटा दीपक। वाकपति राज, अब एक राजा और वाक, इसे 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है वाकपति राज। और इसी के बेटे तो अलग अलग नाडोल शाखा, लिखा हुआ है क्या? इसी के पुत्र लक्ष्मण ने नाडोल के चौहान राजवंश की नींव रखी थी। वापस देखो, वापस ध्यान दो मेरे बच्चों, दुर्लभ राज के समय सबसे ज्यादा मुस्लिम आक्रमण हुए थे। गुवक प्रथम को वीर राजा की उपाधि प्रदान थी। ठीक है, कौन सी उपाधि प्रदान थी? वीर राजा की उपाधि प्रदान थी। गुवक प्रथम ने हर्षराय की उपाधि धारण कर रखी थी, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। विग्रहराज द्वितीय चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया था। वाकपति राज ने 108 युद्धों का विजेता माना जाता है। ठीक है, गुवक प्रथम एक अन्य रानी और थी बेटा, रुद्राणी। क्या नाम था बेटा? रुद्राणी। और इस रुद्राणी को एक उपाधि प्रदान थी, आत्म प्रभा की उपाधि। आत्म प्रभा की उपाधि। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और ये जो आत्म प्रभा रुद्राणी थी ना मेरे बच्चों, ये 1000 दीपक यानी पुष्कर झील के किनारे दीपदान करती थी। पुष्कर झील के किनारे, पुष्कर झील के किनारे दीपदान। चंदन राज की एक पत्नी थी जिसका नाम था रुद्राणी, जिसे आत्म प्रभा की उपाधि प्रदान थी। और पुष्कर झील के किनारे क्या करती थी बेटा? वो दीपदान किया करती थी। याद रख लियोगा। युद्ध लड़े बेटा अमित इन्होंने, और किया क्या है? ठीक है ना, ऐसी थोड़ी देश सुरक्षित बचा है। अब आ गया अजयपाल। अब मैं बेटा यहां पर खंडन करूंगा अजयपाल और अजयराज। बहुत अच्छा सरिता सुधार, इसका मतलब ये बच्ची मेरे से पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, यही कारण मैं बताने वाला था, यहां बताता ही हूं बेटा, हमेशा बताता हूं सरिता, और वही आपने पहले बता दिया। शाबाश, बहुत अच्छा लगा। यही मत मिलेगा यहां पर आपको। देखो लाडलो, एक नाम आता है अजयपाल और एक नाम आता है अजयराज। मैं चाहूंगा मेरे लाडलो आप दोनों को अलग अलग नाम से जानो, अजयपाल और अजयराज। ठीक है, अभी मैंने लिखा था आपको कि वासुदेव चौहान ने 551 के अंदर सांबर झील के पास में नींव रख दी थी।
किसकी नींव रखी? चौहानों की नींव रखी। किसकी नींव रख दी थी गुरुजी? चौहान राजवंश की नींव रखी थी। मैं अभी बता करके गया हूं आपको। यहां लिखा गया कि अजयपाल ने 7वीं शताब्दी में अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करा। मैं कहता हूं कि अजयपाल ने पलने के लिए अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया। अजय राज ने राज करने के लिए 11, 12, 13 में नहीं, 1113 में अजमेर नगर बसाया और अजमेर को राजधानी बनाया। दोनों अलग अलग है, ठीक है ना? दोनों क्या है? अलग अलग है। ठीक है गुरुजी, अलग अलग कैसे है? देखो मेरे लाडलो, अभी एक बच्ची ने भी इसमें मैसेज डाला है कि 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने वीरराम के समय आक्रमण किया था। उसमें नो डाउट यही तो कारण है। आप सोच के देखो बेटा, अगर मैं आपको ये देखो, यहां लिखा हुआ राजस्थान अध्ययन के अनुसार अजयपाल या अजय राज एक ही था, एक नहीं था, अलग अलग था। ठीक है, हरविलास शारदा ने प्रथम गिरी दुर्गों की श्रेणी में बताया इसको, अजयमेरु दुर्ग को। ठीक है ना? एक कैसे हो गया? आप कैसे मान सकते हो? एक सोचने वाला विचार, विचारणीय बिंदु है बेटा। कैसे गुरुजी? मान लेते हैं अपने कि अजयपाल और अजयराज एक ही राजा है। अजयपाल या अजयराज ने 1113 में अजमेर नगर बसाया, मान ली बात। लेकिन चौहानों की नींव कब रखी गई थी? 551 में सांभर में। उसके बाद में इनका अस्तित्व कहां है? गायब है। सर ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत रहे थे, मान लिया गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, चौहान राजवंश की शाखा तो चल रही है ना, कोई तो सामंत है, तो वो न्याय प्रिय तो थे ही, कहीं न कहीं बैठ करके तो उन्होंने न्याय किया है। नाम आप वाकपति का ले रहे हो, दुर्लभ राज का नाम ले रहे हो, गुवक द्वितीय का नाम ले रहे हो, प्रथम का नाम ले रहे हो। फिर इन राजाओं ने राज कहां किया था? कहां युद्ध लड़ लिए? विचारणीय बिंदु। दूसरा, आप मेरे लाडलो जैसे मार्केट आते हो एग्जाम देने के लिए या तैयारी करने के लिए, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आपका कोई बेली मित्र है, साथी है, फ्रेंड सर्किल में है, कोई रिश्तेदार है, उनको पहले फोन करोगे कि भाई साहब हमारा बच्चा या बच्ची तैयारी करने के लिए आ रहा है, तो आप वहां पर कोई रूम की व्यवस्था कर देना या कोई पीजी देख लेना। कहते हैं कि नहीं कहते? कोई ठिकाना तो होना चाहिए। तो फिर इनका कोई ठिकाना ही नहीं था, ये राम भरोसे चल रहे थे, न्याय झोंपड़पट्टियों में कर रहे थे ये है। तो ये कारण थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, तब माना जाता है। हाँ, 1024 में वीरराम पर आक्रमण किया महमूद गजन ने, बगैर दुर्ग ही आक्रमण कर दिया, झोंपड़ी में आग लगा करके चला गया। इसका मतलब साफ। और मैं धन्यवाद देता हूं बेटा राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को, प्रधानी आरपीएससी को। इन दोनों में से एक ने प्रश्न पूछा था 2018-19 के आसपास, मुझे पूरा एक्चुअली याद नहीं है। उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने साफ कहा था मेरे लाडलो, अजयपाल ने अजयमेरु दुर्ग बनाया और अजयराज ने राज करने के लिए अजमेर नगर बसाया। मेरे लाडलो दोनों अलग अलग है। अगर कल को दोनों आ जाए ना पेपर में कि अजयमेरु दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, ए अजयपाल, ए बी अजयराज, तो आएगा अजयपाल। अजमेर नगर किसने बसाया, अजयराज या अजयपाल, फिर करोगे अजयराज। वैसे का वैसा प्रश्न छापा था पेपर में, ठीक है, वैसे का वैसा प्रश्न छपा था। तब मैं कहता हूं मेरे बच्चों ध्यान में रख लेना। हाँ, दोनों में से एक नाम आ जाए फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी अजयपाल ने अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया। अजयमेरु दुर्ग बीठड़ी की पहाड़ी पर है, इसका गढ़ बीठड़ी दुर्ग कहा जाता है। इसे अरावली का अरमान, राजपुताने की कुंजी, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। इसके अंदर मीरान साहब की दरगाह है, घोड़े की मजार, रूठी रानी की छतरी बनी हुई है बेटा। किसमें? अजयमेरु दुर्ग के अंदर। देखो दुर्ग बीठड़ी की पहाड़ी पर स्थित गढ़ बीठड़ी कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर, पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ नाम रखा था। इस दुर्ग को अरावली का अरमान, राजपुताने की कुंजी, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग यही माना जाता है, ठीक है। इस दुर्ग में घोड़े की मजार, मीरान साहब की दरगाह है, रूठी रानी की छतरी, पृथ्वीराज का स्मारक है, चामुंडा माता का मंदिर भी है बेटा तलहटी में। ये मैंने अलग लिखा है अजयराज, ये क्या लिखा है? अजयराज। अजयराज ने राज करने के लिए 11, 12, 13 में नहीं, 1113 में अजमेर नगर बसाया। पटवार एग्जाम में अजयराज और अजयपाल दोनों थे अन्ना सागर लेक के निर्माण का। अरे टिन्नू, अन्ना सागर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था, ठीक है, अर्णोराज ने करवाया था, न कि अजयराज या अजयपाल ने, ये अलग है। हाँ, हृदय कहा जाता है। देखो
अजमेर को क्या बोलते हैं? राजस्थान का हृदय, अंडों की टोकरी, भारत का मक्का, राजपुताने की कुंजी, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राजस्थान का मक्का कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का भारत का मक्का भी कहा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। अजय राज ने मालवा के शासक को हराया था बेटा, नरवर्मन को हराया था। ठीक है, एक शक शासक भी यहां पर आया था, शक शासक नहपान ने भी आक्रमण किया था। शक शासक नहपान, इसको बेटा नोट्स में ऐड कर लेना साथ में। नहपान का अधिकार भी रहा था, इसको बेटा थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, नरवर्मन को हराया। अजय राज ने अजय प्रिय तथा अजय द्रुम सिक्के चलाए थे अपनी पत्नी के नाम के। अब फिर आगे देख लो लुगाई। ठीक है, यानी इतना बेपनाह मोहब्बत किया करते थे अपनी पत्नियों से। अपनी पत्नी सोमलावती नाम के सिक्के चलाए थे, है ना। सोम इसकी पत्नी थी। बिल्कुल सरिता, घुघट, गुदड़ी, बांद्रा बुर्जो, ये तारागढ़ दुर्ग के अंदर बुर्ज बने हुए। अब है अर्णोराज को क्या नाम आएगा मेरे बच्चों? अर्णोराज। अर्णोराज के बारे में याद रख लेना मेरे लाडलो कि अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। कौन सी झील बनवाई बच्चों? अन्ना सागर झील का, जिसका निर्माण आपको बहुत अच्छे दीनदयाल सर ने करवा दिया होगा। ठीक है, कहते हैं इस धरती लाल हो गई थी। ये धरती क्या हो गई थी मेरे बच्चों? लाल हो गई थी। किससे? खून से। देखो, अर्णोराज ने अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण 1133 से 1137 के मध्य हुआ। मैं बताता हूं बेटा, एक मिनट रुको। देखो मेरे लाडलो, ये अन्ना सागर झील है ना, सर ने बताया होगा आपको, फिर भी मैं बता देता हूं। अन्ना सागर झील कैसे बनी? अन्ना सागर झील कहते हैं अर्णोराज के समय अर्णोराज ने आदेश दे दिया था कि तुर्क जो थे ना वो ज्यादा अटैक कर रहे थे, तो इन्होंने आदेश दे दिया। अर्णोराज ने क्या आदेश दिया? अर्णोराज ने आदेश दिया कि जहां पर भी आपको जो शत्रु मिले ना, तलवारें हाथ में लो और उनको काट दो। तो नरसंहार हुआ था यहां पर तुर्कों का अर्णोराज के समय। अब जब नरसंहार हुआ था ना, तो अरावली की जो घाटियां थी वहां पर जैसे बारिश होती बेटा, बूंदाबांदी होती, तो जो शव थे ना वो बदबू मारने शुरू कर दिए थे। ठीक है, बदबू आनी शुरू हो गई थी उन शव से। तो जो लोग थे अर्णोराज के समय वो पलायन करके जाने लगे, और जैसे पलायन करके जाने लगे तो अर्णोराज के पास में संदेश गया कि टैक्स किससे वसूल हो, जनता तो जा रही है। कारण कि बोला कि अरावली की घाटियों में जितने शव पड़े हैं ना तुर्कों के, तो वो बिना से सड़े हुए हैं, स्मेल आ रही है भयंकर, लोग बीमार हो रहे हैं। तो क्या किया जाए? तो इन्होंने निश्चय किया भी अपने एक गड्ढा खोद लेते हैं। क्या खोद लेते हैं? गड्ढा खोद लेते हैं। गड्ढा कैसे? तो चंद्रा और बांडी नदी, कौन सी नदी मेरे लाडलो? चंद्रा और बांडी नदी। कि इनका ढलान पे ज्यादा क्षेत्र है, तो इन्होंने कहा भी चंद्रा और बांडी नदी पर एक क्या बना दो? बांध बना दो। तो यहां क्या बना दिया बेटा? बांध बना दिया। और यहां क्या ढलान के रूप में क्या बनाएगी? यहां पर खुदाई की गई थी ताकि सब इसके अंदर डाल करके इनको बूर देंगे, दफन कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? ये चंद्रा और बांदी नदी का जो बांध था ना बेटा, यहां बंधा वो टूट गया। सब इसके अंदर डाले, मिट्टी डाली नहीं उससे पहले, बारिश का पानी सारा का सारा इसमें समाहित हो गया। अर्णोराज के पास में बात पहुंची। अर्णोराज ने पानी पी करके चेक किया कि पानी मीठा है यार, क्यों ना इसको झील में तब्दील कर दिया जाए। इस झील का नामकरण क्या रख दिया? अन्ना सागर झील। यही झील है जिसके किनारे मेरे लाडलो सुभाष उद्यान बना हुआ है, दौलत बाग बना हुआ है। ये देखो सारी चीजें लिखी गई। इस झील के किनारे मुगल शासक जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया? दौलत बाग का निर्माण करवाया। वर्तमान में इसे क्या बोलते हैं? सुभाष उद्यान। और सुभाष चंद्र बोस की फोटो भी लगी हुई है, जिन्होंने जय हिंद, दिल्ली चलो के नारे दिए थे, जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ना। शांति सिंह ये अजमेर के चौहान नहीं है। ये चौहान राजवंश बेटा सांबर के बाद में मैंने अजमेर तो शुरू किया, सारे के सारे उसी शाखा के अंदर सारे के सारे चौहान राजवंश की पीढ़ी में चल रहे हैं। अब अजमेर नगर की स्थापना अजय राज ने किया, तो उसके बाद में कहां से चलेंगे ये? अजमेर गई है मेरा लाडलो। सांबर और अजमेर के चौहान राजवंश एक ही मानोगे आप। ठीक है ना, चाहे तो सांबर के चौहान पूछ ले आपसे, चाहे अजमेर के चौहान पूछ ले। ठीक है, कोई डाउट नहीं रखना शांति सिंह इसमें। सांबर के चौहान पूछे चाहे अजमेर के चौहान पूछे, एक ही लेकर के चलना है।
ठीक है, सांबर और अजमेर दोनों अटैच के अंदर हिस्सा था बेटा, और वहीं का एरिया कवर किया गया था, और वहीं पर झील बना दी, और उसी से थोड़ी दूरी पर क्या बना दिया गया, चौहान राजवंश की नींव रख दी गई थी। चलो, इसी उद्यान में यहां पर नूरजहां जहांगीर की माता अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। इत्र जानो के, इत्र या तित्र, बिल्कुल गुरुजी, परफ्यूम। क्या चल रहा है, हमारे तो यहाँ फोग चल रहा है ना, चलते थे ना, हमारे तो इस तरफ आंधी चलती बेटा। ठीक है, राकेश क्या कह रहे थे, के गयो गुरुजी, समझ में आयो झील में तो, अरे अरणो सागर झील का निर्माण, सॉरी अन्ना सागर झील का निर्माण मेरे लाडले अरणोराज ने करवाया था। तुर्कों से लाल हुई धरती को धोने के लिए इस झील का निर्माण किसने करवाया था, अरणोराज ने। ये वही झील है जिसके किनारे बेटा वराह मंदिर बना हुआ है, ठीक है, जिसे जहांगीर ने तुड़वा दिया था, जिसके किनारे सुभाष उद्यान है जो कभी दौलतबाग के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, हाँ, आप सीधा सा याद रख लेना कि अरुणोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया, तुर्कों से लाल हुई धरती को धोने के लिए करवाया था। ठीक है, सीधा इसे याद रख लेना। अब की बात कौन कर ला रहे बेटा, अब सांबर वाला हिस्सा जयपुर में है। ठीक है, मैं बात कब की कर रहा हूं, 1100 ईस्वी की। ठीक है, 1100 ईस्वी से पहले की बात चल रही है। ठीक है, जयपुर तो बसता है मेरे लाडले 1727 में। आमेर में जो दोसा वाला एरिया होता है वो इन पे कवर होता है। आप सांबर साकंबरी के चौहान लेकर के चलोगे और उसको कहां लेकर के आओगे, अजमेर तक। ठीक है, कहां लेकर के आना है, अजमेर तक। राम सिंह, एक और चीज याद, इस इत्र को जहांगीर ने क्या कहा था, जहांगीरी एरोगन कहा था। देख लो, नूर जहां सही नाम के गुरुजिंगो। अच्छा, ये मैंने बता दिया। चलो, नूर जहां का मूल नाम क्या था बेटा, मेहरुनिसा था। क्या नाम था, ये शेर ए अफगान अली कुली खां की विधवा थी बेटा। हाँ, पानी में बह गए थे सब। वराह मंदिर का निर्माण अरुणोराज ने करवाया था, शांति सिंह। इसमें लिखा होगा, आगे आ जाएगा, नहीं लिखा तो ये देखिए लिखा हुआ है, अरुणोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे जहांगीर ने तुड़वाकर पुष्कर में डलवा दिया था। सारी चीजें लिखी हुई है। इस झील के किनारे मीरा उद्यान, चश्मा ए नूर नामक झरना तथा रूठी रानी का महल स्थित है। जोधपुर की नूर जहां एक और मैंने लिख दी, गुलाब राय को कहा जाता था, कवि राजा श्यामल दास ने गुलाब राय कहा था। मुगल शासक शाहजहां ने इस झील के किनारे संगमरमर से निर्मित 12 दरियों का निर्माण करवाया था। 12 खंभों से लेना देना नहीं है। अरुणोराज ने पुष्कर में, ये देखो, अरुणोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, जहांगीर ने तुड़वा दिया था। एक चीज ध्यान रख लियो, जगतदेव, ये लिखा हुआ है, कहते हैं अरुणोराज की हत्या किसने की थी, तो अरुणोराज की मेरे लाडलो हत्या की थी जगतदेव ने। किसने की थी गुरुजी, जगतदेव ने अरुणोराज को मौत के घाट उतार दिया था। इस कारण चौहानों का पितृहंता राजा किसको कहा जाता है गुरुजी, कहा जाता है जगतदेव को। किन के होगा मेरे लाडलो, जगतदेव को कहा जाता है, याद रख लेना। अरे याद रख लो आके, बिल्कुल गुरुजी याद रख लेंगे। क्या याद रखोगे, मारवाड़ का पितृहंता मालदेव, चौहानों का पितृहंता जगतदेव, कल गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता बताया था मिहिर भोज, मेवाड़ का पितृहंता उद्दा या उदेशी। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। अब देखो, अरुणोराज के बारे में याद रखना, चालुक्य राजा जय सिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह है, कांचन देवी का विवाह किसके साथ में किया था, अरुणो देवी, अरुणोराज के साथ में। और कांचन देवी से उत्पन्न संतान पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पिता था, जिसका नाम क्या था, सोमेश्वर चौहान। बिल्कुल सरिता, बिल्कुल सही है। 5-12 दरिया हैं। ठीक है, 5-12 दरिया, 12 खंभों से कोई लेना देना है, छतरी बनी हुई है बेटा, उनको फारसी में क्या कहा गया, 12 दरी कहा गया। अब इतिहास का सबसे अच्छा राजा है आपके कौन सा, विग्रहराज चतुर्थ। कौन सा राजा है मेरे बच्चों, विग्रहराज चतुर्थ। एक ही बात है बेटा, चाहे जगतदेव कर दे, चाहे जगत देव कर दे, चाहे जगदेव कर दे। ठीक है ना, इसका कोई वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना, उसका कोई इश्यू नहीं है बेटा विनीता, ना चिंता कर। देखो, विग्रहराज चतुर्थ,
विग्रहराज चतुर्थ के बारे में एक आधा प्रश्न पक्का है बेटा, 100% पूछेगा विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। याद रख लेना कि विग्रहराज चतुर्थ का जो काल था ना, वो कला और साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता था। विग्रहराज चतुर्थ का काल ही कला और साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल था। विग्रहराज चतुर्थ को ही बेटा बिसल देव के नाम से जाना जाता है। किसको? विग्रहराज चतुर्थ को। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल पूछ ले, किसका काल होगा? विग्रहराज चतुर्थ का काल होगा। और विग्रहराज चतुर्थ एक ऐसा विद्वान भी था बेटा जिसने कवि बांधव की उपाधि धारण कर रखी थी। ठीक है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है जयानक का, उसके अंदर कवि बांधव की उपाधि लिखी गई है। ठीक है, और इसे कहा गया कि ये ऐसा व्यक्ति था जो भवभूति वह कालिदास की होड़ कर सकता है। किलहोर नामक एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था कि यह व्यक्ति भवभूति और कालिदास की भी होड़ कर सकता है। ठीक है, यशोवर्मन के दरबार में कन्नौज में एक विद्वान थे, यशोवर्मन के दरबार में, जिनका नाम था भवभूति। ठीक है, और कालिदास का आप जानती हो, ठीक है, गुप्त काल के अंदर, तो ये ध्यान में रख लेना। ये देखो, कवियों में विद्वानों को आश्रय देने के कारण इसे क्या कहा गया था? कवि बांधव। कवि बांधव की उपाधि किसने दिया? जयानक ने। कौन से ग्रंथ में दिया गुरुजी? पृथ्वीराज विजय में। पृथ्वीराज विजय में। ठीक है गुरुजी। किलहोर ने लिखा है कि विग्रहराज चतुर्थ कालिदास व भवभूति की भी होड़ कर सकता है। एक टोपरा अभिलेख, अच्छा ये रहा शिवालिक अभिलेख, टोपरा अभिलेख में बिसल देव को विष्णु का अवतार कहा गया है। किसका अवतार माना जाता है? बिसलपुर बांध बनाया था, इसी के नाम पे बना हुआ, बिल्कुल कृष्णा, ये ध्यान में रखना। दिल्ली पर अधिकार करने वाला, तोमरों को पराजित करने वाला पहला शासक विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, अमीर खुसरू शाह या गजनी शाह को पराजित करने वाला, दिल्ली पर अधिकार और अफगानों को, अफगान की तरफ इनको इनका क्या नाम है? अफगान था जिसका नाम था अमीर खुसरू शाह। अमीर खुसरू शाह को हराने वाला गजनी का शासक था अमीर खुसरू शाह, उसको भी हराने वाला पहला शासक कौन सा माना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ। और इसने हरिकेली नाटक लिखा था। कौन सा नाटक लिखा था? हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक में अर्जुन और शिव का संवाद है। और हरिकेली नाटक जो है ना बेटा, उसकी कुछ लाइनें तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर अंकित है, और कुछ लाइनें 2.5 दिन के झोंपड़े पर अंकित है। ठीक है ना, कहां पर अंकित है बेटा? 2.5 दिन के झोंपड़े पर अंकित है। ये देखो, दिल्ली पर अधिकार करने वाला, तोमरों को पराजित करने वाला पहला शासक था। गजनी शासक अमीर खुसरू शाह को पराजित किया था। बिसलदेव रासो नरपति नाल्य की रचना है। बिसलदेव रासो की रचना है, नरपति नाल्य की रचना है। ठीक है ना, याद रख लो। देखो, ललित विग्रहराज किंग या गुरुजी कवि सोमदेव ने लिखा। ललित विग्रहराज, बिसलदेव रासो नरपति लाला, ललित विग्रहराज किसकी है? सोमदेव की। इस ललित विग्रहराज में इंद्रपुरी के राजकुमारी देसलदेव का वर्णन है। किसका वर्णन है? देसलदेव का। हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने लिखी थी, है ना। सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिख रही होती है। क्यों तुम मेरा दिल जलाती हो, क्यों मौसम की तरह बदल जाती हो, ये सुनकर मेरी रूह तक कांप जाती है, तुम बर्तन मांजने की साबुन से नहाती हो। बहुत अच्छी अच्छी कविता। मेरे गीतों को उसने अपने ही लहजे में गा लिया होगा, मेरी तरह उसने भी दर्द को छुपा लिया होगा, क्या हाल हुआ होगा उसका जब गुस्से में आकर उसने खत को चबा लिया होगा, है ना। हाँ सर सुनाते हैं ऐसी शायरी। चलो, हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने लिखी थी। इसके अंदर बेटा अर्जुन और शिव का संवाद है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। संस्कृत भाषा में इसकी कुछ लाइनें 2.5 दिन के झोंपड़े पर तथा कुछ लाइनें ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर उत्कीर्ण है। याद रखना, इन्हीं विग्रहराज चतुर्थ ने 1153 के अंदर संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। कौन सी पाठशाला बनवाई मेरे बच्चों? संस्कृत पाठशाला। बिल्कुल शांति सिंह, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है, 1153 में, जिसे कंठ भरण वाणी कहा जाता है, वाणी विलास कहा जाता है, जिसको सरस्वती पाठशाला कहा जाता है, उस पाठशाला को 1193 में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा करके वहां बना दी मेरे बच्चों मस्जिद, जो राजस्थान के इतिहास की पहली मस्जिद मानी जाती है। वहीं पर फारसी भाषा के अभिलेख खुदवा दिए। तो राजस्थान में प्रथमतः फारसी अभिलेख कहां मिलेंगे? अजमेर में। और जो वहां पर मस्जिद बनाई थी उसका शिल्पी था मेरे बच्चों अबू बकर, और उसके अंदर 16 खंबे हैं, इस कारण 16 खंबों का महल कहा जाता है। कहा जाता है कि वहां पर पंजाब पीर शाह का 2.5 दिन का उर्स लगा था, इस कारण वो क्या कहलाया? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहलाया था। इस कारण क्या कहलाया? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहलाया। ठीक है ना।
हाँ याद रख लोगा बिल्कुल। तो विग्रहराज चतुर्थ ने 1153 में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया अजमेर में, जिसे तुड़वाने का काम किसने किया था? 1193 में गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा के समान चमकने वाला। और संस्कृत पाठशाला का नाम क्या था? सरस्वती पाठशाला कंठभरणवाणी के नाम से जानी जाती थी। राजस्थान की क्या माने जाते हैं मेरे बच्चों? प्रथम मस्जिद मानी जाती है। प्रथम तक फारसी अभिलेख मिले। यहाँ पर पंजाब पीर शाह का 2.5 दिन का उर्स लगा, और 2.5 दिन का उर्स लगने के कारण इसको क्या कहा जाता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। और इस झोंपड़े को जब कर्नल टोड ने देखा तो कर्नल टोड ने कहा कि मैंने आज तक इतनी प्राचीनतम और सुरक्षित इमारत कहीं नहीं देखी। ठीक है ना। 16 खंबे, 16 खंबों का महल भी कहा जाता है। इसका शिल्पी कौन था? अबू बकर। कर्नल टोड ने कहा मैंने आज तक इतनी प्राचीनतम और सुरक्षित इमारत कहीं नहीं देखी। अब आ गए बेटा सोमेश्वर चौहान। सर ये हस्तलिखित पीडीएफ मिलेगी? हस्तलिखित की तो बेटा अब जरूरत ही नहीं है मेरे लाडले अमित तिवारी। हाँ वैसे तो हस्तलिखित मिलती है बेटा पीडीएफ, वो तो मिलेगी मिलेगी, मेरी हैंड राइटिंग में रिटर्न में नहीं मिलेगी आपको। ठीक है ना। सोमेश्वर चौहान, इनके समय देखो 1170 के अंदर बिजोलिया शिलालेख लिखा गया था। कौन सा शिलालेख लिखा गया मेरे लाडलो? बिजोलिया शिलालेख। सोमेश्वर चौहान ने आबू का जो शासक था ना जेतर सिंह परमार, इसका साथ दिया था। जब इसका साथ दिया तो चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय नाराज हो गया, और भीमदेव द्वितीय ने सोमेश्वर चौहान की क्या कर दी बेटा? हत्या कर दी। क्योंकि चालुक्यों के अधीन थे, सामंत थे बेटा ये। ठीक है। सोमेश्वर चौहान के पास में एक उपाधि थी, ये लिखा हुआ प्रताप लंकेश्वर की उपाधि थी। कौन सी उपाधि थी? प्रताप लंकेश्वर की उपाधि थी। अब मेन राजा है मेरे लाडलो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन सा राजा है मेरे बच्चों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में आपको महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, वो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म होता है बेटा 1166 ईस्वी में अनहिल पाटन गुजरात में। कहां जन्म होगा? गुजरात। 11 साल की उम्र में राजा बन जाएगा बेटा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये वही पृथ्वीराज चौहान तृतीय है जिसे राय पिथोरा दलपुंगल हिंदू सपादलेश्वर की उपाधि प्रदान थी। ठीक है। पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, माता का नाम कर्पूरी देवी जो संरक्षिका थी। ठीक है। माता का नाम, ये देखो पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, माता का नाम कर्पूरी देवी संरक्षिका। राज्य का संचालन कदम्बवास जिसने नागौर बसाया था, नागौर दुर्ग बनाया था। सेना अध्यक्ष पूछ ले तो भुवनबल, घोड़े का नाम पूछ ले नाट्यरंभा। ये किंवदंती में आता है नाट्यरंभा नाचता ज्यादा था, है ना, डिस्को करते ही रहता था, डिस्को डिस्को डांसर है ना, लगाए रहता था नाट्यरंभा। पृथ्वीराज, ये बहुत अच्छी चीज है बेटा, इसको याद। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन राजा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं कहता हूं बेटा हमेशा पेपर में छपता है, हमेशा ही पेपर में आता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय कौन कौन से राजा थे तो आप याद रख लेना। गुजरात का चालुक्य राजा था भीमदेव द्वितीय, जिसकी इच्छा थी कि मैं इन चीनी के साथ में विवाह करूं, लेकिन वो इच्छा किसने पूरी कर ली? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कन्नौज में गहड़वाल वंश का राजा था जयचंद, जो युद्ध लड़ेगा। बुंदेल चंदेल चंदेल बुंदेल बुंदेल चंदेल चंदेल बुंदेल बुंदेल चंदेल चंदेल बुंदेल बुंदेलखंड का राजा चंदेल वंशीय शासक परमारार्दी देव। कौन सा हो जाएगा बेटा? परमारार्दी देव। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधियां, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, राय पिथोरा, दलपुंगल, विश्व विजेता, हिंदू सम्राट, हिंदू सपादलेश्वर की उपाधि थी। 1184 में किसको पराजित किया था बेटा? भीमदेव द्वितीय को हराया था। 1182 में अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया था, युद्ध लड़ा था बेटा गुड़गांव का युद्ध। इसको गुड़गांव का युद्ध भी बोल सकते हो आप। ठीक है ना। भंड नायक एक जाति थी बेटा सतलज नदी के पार से आने वाले, ऐसे याद रख लेना। 1182 के अंदर भंड नायकों को हराया। 1178 में गुड़गांव का युद्ध लड़ा, फिर 1182 में हराता है। ठीक है। भंड नायकों के बाद में अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित करता है बेटा। ये सन काम गए बेटा चारों ही। 1184 में भीमदेव को हराया, 82 में चचेरे भाई को हराया, 1182 में भंड नायक सतलज नदी के पार से आने वाली जाति थी। इसने क्या किया था बेटा? ये जो धौलपुर वाला, भरतपुर वाला, करौली वाला ये हिस्सा नहीं था ना, यहाँ एकाधिकार करना शुरू कर दिया था। और जब ये एकाधिकार करना यहां पर शुरू किया था ना, तो दिक्कत पैदा हो गई। यहां पर सबसे बड़ी क्या दिक्कत पैदा हो गई? ये बेटा पृथ्वीराज प्रथम जब मैं रूठी रानियों के बारे में बताऊंगा तो उस समय करवा दूंगा। ठीक है। जहां एक एक चीज होगी ना शांति सिंह, वहां बता दूंगा।
ठीक है, सुहेश्वर मंदिर बताऊंगा ना, उसमें बता दूंगा कि पृथ्वीराज की पत्नी थी। जब पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में आगे आएगी ना रूठी रानी, तो और चर्चा कर दूंगा। ठीक है, सुहेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बता दूंगा। एक बार शांति सिंह चौहान तृतीय इसको पढ़ ले थोड़ा सा तू। ठीक है, भंडनायक सतलज नदी के पार से आने वाली जाति थी, फिर इसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने क्या कर लिया था बेटा, कंट्रोल में कर लिया था। क्या कर लिया था मेरे बच्चों, कंट्रोल में कर लिया था। 1182 में बुंदेलखंड के राजा परमारदेव उसके सैनिक आला व उदल को हराया था। कहते हैं 1182 के अंदर एक ये तुमुल का युद्ध लड़ा जाता है। कौन सा युद्ध लड़ा जाता है मेरे बच्चों, तुमुल का युद्ध। उससे पहले क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय जो बुंदेलखंड का राजा था ना, इसके पास में आल्हा और उदल दो सेनापति थे, अच्छे सैनिक थे। इनके पास में बेटा अच्छे घोड़े थे, अच्छी नस्ल के। तो घोड़ों की मांग कर ली परमारदी देव ने, इन्होंने देने से मना कर दिया, तो इनको निष्कासित कर दिया आल्हा उदल को। आल्हा उदल कहां चले गए, गहड़वाल वंश के राजा जयचंद के पास में चले गए। और हुआ क्या, परमारदी देव के सैनिकों ने छेड़ लिया बेटा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सैनिकों को, लूटपाट की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बुंदेलखंड पर चढ़ाई कर दी। अब जब चढ़ाई की तो उस समय बुंदेलखंड के राजा परमारदी देव को याद आई, किसकी, वो याद आती है मेरे बच्चों आल्हा व उदल की। तो अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए आल्हा उदल आते हैं बेटा चल करके। किसके पास में आए गुरुजी, परमारदी देव के साथ में, और लड़ते वक्त वीरगति पाते तुमुल के युद्ध में। ये वो थे आल्हा उदल। जगनी की रचना भी है कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सिहार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। नहीं, अमित 1181 में नहीं लड़े गए थे। ठीक है, 1178 में गुड़गांव का युद्ध, 1182 में भंडनायकों को पराजित, 1182 में चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया था, 1182 के अंदर ही आपके बुंदेलखंड के राजा चंदेल वंशीय शासक को पराजित किया था। और बाद में वहां का अधिकारी किसको नियुक्त कर दिया था, पुंजराय को। ये रहा, पुंजराय को नियुक्त किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार चौहान तृतीय के बारे में पूछ लेना कि युद्ध कब लड़ा गया था, 1182 में, ये साफ लिखा हुआ है। 1182 में आक्रमण किया तथा महोबा पर विजय प्राप्त कर ली थी। किसने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। 1184 में कन्नौज के गहड़वाल वंश के राजा जयचंद को पराजित करके उसकी बेटी के साथ में, कहते हैं स्योंगिता के साथ में, गंधर्व विवाह कर लिया था, है ना। और इसका नाटक भी चलता है, नाटक भी आपने देखा होगा, देखा है या नहीं देखा। ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना। इसमें बेटा कुछ नहीं है, स्योंगिता के साथ में कहते विवाह किया था। किसके साथ में, स्योंगिता के साथ में। एक मूर्ति बना दी थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को आमंत्रित। ये बेटा मैं कल बता दूंगा आपको, ठीक है ना। आप एक बार इतना ही याद रख लेना, यहां तक चीजें मेरे बच्चों पढ़ लेना। कल त्राइन के युद्ध की और स्योंगिता की बातें मैं साझा कर लूंगा आपके साथ में। ठीक है, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज जितना पढ़ाया है वो पढ़ना आराम से बेटा, और मैं कहो तो पीडीएफ पूरी डाल देता हूं आज तो। ठीक है, आप प्रिंट निकलवाना चाहो तो प्रिंट निकलवा लेना बेटा। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच।